नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या मोदी विरोध में कांग्रेस ने आज वाकई सीमा पार कर दी कि देश के विदेश मंत्री को मुखबिर और गद्दार तक कह दिया? सवाल कांग्रेस के मसूद हाफिज को सरकार द्वारा बचाने वाले आरोप पर भी है कि कांग्रेस के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बयान दिया था और कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती चरण में पाकिस्तान को बता दिया था कि आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना खुद को अपने आप को इन आतंकी ठिकानों से अलग रखे। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ऑपरेशन से पहले ही पाकिस्तान को बताकर सरकार ने मुखबिरी कर दी। इसी बयान पर कांग्रेस के तमाम नेता हमलावर हैं। पवन खेड़ा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, विदेश मंत्री को गद्दार मुखबिर तक कह दिया। सोचिए, देश के विदेश मंत्री को ऐसे मुश्किल समय में, जबकि सेना के डीजीएमओ ने पहले बता दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद हॉटलाइन पर पाकिस्तान से संपर्क की कोशिश की गई, मैसेज डाल दिया गया। विदेश मंत्रालय भी कह चुका है कि विदेश मंत्री के बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा। अब सवाल है कि जब आतंक के खिलाफ लड़ाई तो फिर ऐसी सियासत क्यों है? आज इसी मुद्दे पर बहस, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। पाकिस्तान खुद कभी भी दुस्साहस नहीं करेगा और यदि उसने आतंकवादियों का दोबारा सहारा लिया तो उसका अवश्य ही नाश होगा। याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ। उसका विकराल रूप अभी बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की कहानी ये तस्वीरें बता रही हैं। देश के सैन्य बलों ने वीडियो जारी कर शौर्य की गवाही दी। ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान का पराक्रम और शौर्य कैसा होगा, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देश की सबसे पुरानी पार्टी, जिसने इस देश पर सबसे ज्यादा समय तक राज किया, वो कांग्रेस पार्टी देश के विदेश मंत्री को गद्दार और नकारा बता रहे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तो आज विदेश मंत्री को नकारा और गद्दार बताया ही, साथ ही मसूद अजहर और हाफिज सईद को बचाने की साजिश का भी आरोप लगा दिया। जयशंकर जी खुद प्रेस एजेंसीज को सामने बैठाकर और खुद बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। अब ये सूचित करने का क्या मतलब होता है? इतना भरोसा है आपको आतंकियों पर कि आप सूचित कर देंगे और वो वहीं रहेंगे या वो चुपचाप बैठेंगे? ये भरोसा है आपको उन आतंकियों पे? रिश्ता क्या है आपका? कैसे आप बोल रहे हो उनको? क्यों बताया आपने उनको? और इसको आप क्या कूटनीति कहेंगे? ये डिप्लोमेट रहे हुए हैं। आज जो देश के विदेश मंत्री हैं ये एक राजदूत रहे हुए हैं, आईएफएस ऑफिसर रहे हुए हैं। क्या इसको कूटनीति कहते हैं? माफ कीजिएगा, हमारी देहाती भाषा में इसको मुखबिरी कहते हैं, इसको कूटनीति नहीं कहते। ये मुखबिरी है, ये अपराध है, ये गद्दारी है और मुखबिरी का इतिहास लंबा है, अभी उस पर भी आऊंगा मैं। अब हम यह जानना चाहते हैं, क्या इसी मुखबिरी की वजह से अजहर मसूद जिंदा भाग गया? क्या इसी मुखबिरी की वजह से हाफिज सईद भाग गया? ये हुआ क्या? क्या देश को यह जानने का हक नहीं है कि आपने पहले ही सूचित करके अजहर मसूद को बचाया? ये वही अजहर मसूद है जिसको पहले भी बचाया गया था। कंधार में जब IC 814 को हम छुड़वाने गए थे, तब इसी अजहर मसूद को हम जाकर उनको सुपुर्द करके आए थे। ये दूसरी बार बचाने की साजिश क्यों हो रही? दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ऑपरेशन सिंदूर पर इस वीडियो को PIB की फैक्ट चेक की यूनिट भी गलत बता चुकी है, लेकिन कांग्रेस इस वीडियो के बहाने मोदी सरकार और विदेश मंत्री पर हमलावर है। इतना ही नहीं, पवन खेड़ा ने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का जिक्र किया और प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर पर पाप करने का आरोप लगा दिया। आज भी कीमत अदा कर रहे हैं मोरारजी देसाई के इस अपराध का, पाप का। ये पाप की श्रेणी में आता है जो मोरारजी देसाई ने किया, और ये पाप की श्रेणी में आता है जो एस जयशंकर ने किया, और ये पाप की श्रेणी में आता है जो प्रधानमंत्री की चुप्पी है, जो जयशंकर की चुप्पी है चीन और अमेरिका को लेकर। इससे बड़ा पाप इस देश में किसी सरकार ने, किसी विदेश मंत्री ने, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, जो मोरारजी देसाई ने किया, जो नरेंद्र मोदी ने किया और जो एस जयशंकर अभी कर रहे हैं इस देश के साथ।
सिंदूर से सौदा मंजूर नहीं है, देश के प्रति गद्दारी मंजूर नहीं है। वो कोई हो, किसी भी पद पर बैठा हो, देश के प्रति गद्दारी अगर करेगा तो हम सवाल पूछेंगे और जनता उसको जवाब देगी। कांग्रेस विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर हमलावर है, लेकिन उस बयान में भी साफ कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती दौर में पाकिस्तान को आतंकी कैंप खत्म करने की जानकारी दी गई। ऐसा ही बयान सेना के डीजीएमओ ने भी दिया। पहले आप इन दोनों बयानों को गौर से सुनिए। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. We did attempt to reach out and communicate our compulsions to strike at the heart of terror to my counterpart in the immediate wake of Operation Sindoor. The request was brusquely turned down, with an intimation that a severe response was inevitable and in the offing. We were of course prepared. विदेश मंत्री इस बयान में साफ कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती दौर में पाकिस्तान को आतंकी ठिकानों पर हमले की जानकारी दी। वही बात डीजीएमओ ने भी कही, लेकिन सवाल है कांग्रेस इसे ऑपरेशन सिंदूर के पहले जानकारी देने की बात कहकर क्या देश को गुमराह नहीं कर रही? क्या कांग्रेस सरकार पर हमला करने का बहाना ढूंढ रही? कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दिए बयान पर भी मोदी सरकार को घेरा और सवाल उठाए कि चीन और अमेरिका पर प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? तो सिंदूर का सौदा होता रहा, प्रधानमंत्री चुप रहे। विदेश मंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा, एक शब्द नहीं निकल रहा, दोनों के मुंह से नहीं निकल रहा। हमें नहीं मालूम कि ऐसी कौन सी सीक्रेट्स हैं, ऐसे कौन से रहस्य हैं मोदी जी के, जयशंकर जी के या भाजपा के और नेताओं के अमेरिका के पास, और मैं तो कहूंगा चीन के पास। न अमेरिका पे मुंह खुलता है और चीन पर जब मुंह खुलता है तो सीधा क्लीन चिट देने के लिए खुलता है और मुंह ही नहीं खुलता। कारण क्या है? आपके जो रहस्य उनके पास होंगे, हमें कोई मतलब नहीं उससे, लेकिन देश को नुकसान क्यों पहुंच रहा है? पहलगाम का न्याय क्यों नहीं मिल पाएगा? इसलिए क्योंकि आप डरते हैं अमेरिका से, आप डरते हैं चीन से, आपका मुंह नहीं खुलता चीन के आगे। सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है, पूरे विश्व को मालूम है चीन की भूमिका क्या रही इस युद्ध में। खान बेस के ऊपर अटैक हुआ। अब सवाल है कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर नेता गौरव गोगोई पर जो आरोप लगाए उससे बचने के लिए कांग्रेस विदेश मंत्री के बयान को हथकंडा बना रहे। दरअसल हिमंता ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि आईएसआई के बुलावे पर गौरव गोगोई भारत सरकार को बिना बताए पाकिस्तान गए थे। सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस इसलिए हमलावर है क्योंकि सरकार ने पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए जो प्रतिनिधिमंडल बनाया उसमें कांग्रेस की ओर से दिए गए नामों में से सिर्फ एक नाम आनंद शर्मा को शामिल किया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जब देश पाकिस्तान से चौतरफा लड़ रहा, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब किया जा रहा, ऐसे में कांग्रेस की इस तरह की सियासत क्या देश हित के लिए है? सवाल यह भी है कि ऐसे मौके पर जब ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इस तरह के सवालों से देश का मनोबल क्या नहीं गिर रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो मेरा तो सवाल यह है कि भाई कांग्रेस के दिमाग में चल क्या रहा है? क्या उसे पाकिस्तान में तालियां बजवाने का इतना शौक है कांग्रेस के नाम का कि सवाल राहुल गांधी के ट्वीट ये सब पाकिस्तानी मीडिया में ज्यादा हिट हो जाए? क्योंकि इस तरीके की बात, इस तरीके से गद्दार कह देना। पहले मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। राजीव जेटली भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, कपिल कुमार जी हिस्टोरियन है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, अभिजीत अय्यर मित्रा स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट है, जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता और कंचना यादव है आरजेडी के नेता और प्रवक्ता। मैं आप सभी के पास आऊंगा, पॉलिटिकल बातचीत होगी, लेकिन चूंकि हिस्ट्री, इतिहास, मोरारजी देसाई, बहुत सारी बातें हुई हैं। जगदीश शर्मा थोड़ा सा अपना बेल्ट टाइट कर लीजिए, आता हूं, 1 मिनट का समय दीजिए। लेकिन उससे पहले कपिल जी आपके पास, और सवाल बहुत सीधा सा है कि विदेश मंत्री को गद्दार, इतिहास, मोरारजी देसाई, पता नहीं कहां कहां कांग्रेस चल गई। आखिरकार दिमाग में चल क्या रहा है? कुछ आपको समझ में आया इतिहास वर्तमान को देखकर? देखिए पांडे जी, मैं चाहूंगा कि मुझे जो वक्त दिया गया है उस पर कोई हस्तक्षेप ना करे, क्योंकि मैं किसी के उसमें हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करूंगा। लेकिन मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें कहना जा रहा हूं और बहुत सोच समझ के पूरी जिम्मेवारी के साथ भी वक्तव्य दे रहा हूं। पहला वक्तव्य तो मेरा यह है
कि अपने राजकुमार को सत्ता दिलाने के लिए, उस सत्ता की हवस को पूरी करने के लिए, ये लोग शायद वो अंग्रेजी भी भूल गए हैं जो इन्होंने स्कूल के अंदर पढ़ी थी। क्या शब्द हैं जयशंकर के? एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन। इसका हिंदी अनुवाद ये करवा लें किसी से, नहीं अपने नेता से करवा लें जो तो स्टीफेंस में पढ़ा है, वो समझा देगा। और मुझे एक बात बताइए, 22 अप्रैल से हमने घोषणा की थी कि हम आ रहे हैं, हम बदला लेने आ रहे हैं, तो कौन सा राज खुल गया? और फिर इसको आप मिलाइए जो भी आपने आर्मी वाले उनके हमारे उसका स्टेटमेंट दिखाया है, दीजिए मौका। हाँ, उनका जो स्टेटमेंट दिखाया है, क्या? अरे साहब बाद में हाथ उठा लीजिएगा, पहले मुझे बोल लेने दीजिए, समझे? डिबेट डिरेल करने की कोशिश मत करिए डिबेट को। मैं बहुत इत्मीनान से प्यार से बात कर रहा हूं, उसी तहजीब में रह के बात करिएगा। हाथ ही उठा रहे हैं, बोलेंगे नहीं, हाथ ही उठा रहे हैं, हाथ तो उठाने दीजिए कम से कम। चलिए उठाने दीजिए हाथ, इनको ये बहुत मौका मिलेगा। हाँ, हाथ तो उठाने दीजिए, ठीक है, अपनी बात पूरी करिए। अब ये जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, मनमोहन सिंह ने ही जब जयशंकर बने थे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, तो ये बताया था कि सबसे बढ़िया मिनिस्टर की चॉइस है। और जिस जयशंकर ने धूल छिटा दी अमेरिका को, उसको ये कह रहे हैं कि अमेरिका पे उसके राज है। चीन के साथ अपनी जो इनकी संधि है, ये प्रवक्ता अगर आज उस संधि का एक प्रोविजन मुझे बता दे तो मैं बोलना छोड़ दूंगा। एक प्रोविजन बता दे। क्यों नहीं कहते कि चीन के साथ हमने अपनी संधि रद्द कर दी? नहीं कहेंगे ये। और सुनिए, अब अगर गद्दारी की बात, क्योंकि इन लोगों के तो शब्द हैं, मौत का सौदागर, चोर चोर, जो भी कुछ इन्हें कहना है। राफेल ने आज घबरा गए थे ना। अब सुनिए, अगर गद्दारी की बात करनी है और ये इतिहास ले गए मोरारजी देसाई तक, तो मैं जरा इतिहास ले जाता हूं सन 47 तक। वहां से गद्दारियां शुरू हुई जब कश्मीर के मसले को यूएन में ले गए माउंटबेटन और एडविना के कहने पे नेहरू चचा। वहां से गद्दारी शुरू हुई जब कांग्रेस ने विभाजन मान लिया। वहां से गद्दारी शुरू हुई जहां स्वतंत्रता की जगह पे डोमिनियन स्टेटस मांग लिया। सारे सबूत दे दूंगा, आगे सुनिए। गद्दारी वहां से शुरू हुई जब हमारी सेना ने कहा कि इन पाकिस्तानियों को हमें कश्मीर से बाहर निकालने दो, उसके बाद युद्ध विराम करना। लेकिन नेहरू ने एडविना के फोन के ऊपर युद्ध विराम किया और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बनाया। गद्दारी हुई सन 62 के अंदर जब चीन पे हमला करने के लिए हमारी नौसेना का इस्तेमाल नहीं किया गया, हमारे रिजर्व्स को वापस ऊपर नहीं लाया गया। और सुनिए, गद्दारी हुई इस देश के साथ जब इस देश के उस वीर सपूत को, कांग्रेसी प्रधानमंत्री को, जिसने दुनिया को चौंका दिया था अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर क्रॉस करवा करके लाहौर की तरफ, उसका रूस के अंदर कत्ल होता है और उसका कत्ल छुपाया जाता है। गद्दारी होती है वहां के ऊपर। और सुनिए, एक लाइन और बोल दूं मैं आपको, गद्दारी होती है जब बांग्लादेश के मुल्ला फतवा देते हैं ना कि हम गजवाए हिंद करने जा रहे हैं, हम गजवाए बिहार करने जा रहे हैं, हम गजवाए बंगाल करने जा रहे हैं, हम गजवाए यूपी करने जा रहे हैं। इनमें से एक के, इनके मुंह में अंदर किसी ने क्या कोई वो डंडा घुस दिया था? ठीक है, एक के मुंह से आवाज नहीं निकली। आपने बहुत सारी बातें रखी। जगदीश शर्मा, मेरा एक लाइन का सवाल है, आपको पाकिस्तान में तालियां बजवाने का इतना शौक है? सर शौक मत पालिए, तालियां मैं यही बजा दूंगा, लेकिन ऐसे बयान गद्दार कह देंगे? चल क्या रहा है आपके दिमाग में? देखिए राकेश पांडे भाई, अभी आपने इन महाशय का भाषण दिलवाया, मुझे इनका कोई जवाब नहीं देना। मुझे जवाब आपकी बात का देना और बीजेपी के सवालों को देना है। जिस तरह से आपने इनका सुना, मेरे को भी सिर्फ 2-4 सेकंड सुन लें, 2-4 सेकंड ही सुन लेना। देखिए, ये पहला युद्ध था ऐसा कि जिसमें कहा जा रहा था दुश्मनों हम तैयार हो जाओ, मारे हैं। ये मीडिया भी कह रही थी और आपने कहा भाषण में भी हमारे विदेश मंत्री भी कह रहे थे। भाई बदला लेना तो रातों रात मार देते आप। फिर जब युद्ध नहीं कह रहे हो, इसको कह रहे हो आतंकवादी मार देते। फिर इस चीज 71 की जंग रातों रात लड़ ली थी जगदीश शर्मा। बहुत बड़ा है जब आप 71 की जंग रातों रात लड़ ली थी इंदिरा गांधी ने। आप यार राकेश पांडे जी 6 महीने का समय लिया था कि नहीं लिया था सैम मानेकशॉ ने? राकेश पांडे की जंग तुरंत नहीं लड़ी जाती है। सर मैं बस फैक्ट दुरुस्त कर रहा हूं, मैं लगातार नहीं आऊंगा, बोलते रहिए। लेकिन बीच में देखिए जगदीश शर्मा जी, आप प्रोटोकॉल नियम देखिए, पत्रकारिता मत सिखाइए। प्रोटोकॉल नियम की बातचीत मत करिए आज, और आज इसलिए मत करिए क्योंकि ये प्रोटोकॉल नियम सर आपने तोड़ दिया है। गद्दारी या तो साबित
कर देते उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के सामने विदेश मंत्री जयशंकर की, और या तो इस तरीके का आपत्तिजनक बयान नहीं देते। और मैं कह रहा हूं, इस देश के किसी भी नागरिक के लिए बिना सबूत के कोई भी गद्दार, मुखबिरी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा क्या? राकेश पांडे जी, मेरे एक सवाल का जवाब तो नहीं, रुक जाइए, बोलने दीजिए। राकेश पांडे जी, आप पत्रकार हैं भाई, बीजेपी को दर्द होना चाहिए, आप परेशान हैं। मुझे अपनी पूरी बात कर लो, 2 ही सेकंड तो मांगे, ज्यादा थोड़ी मांगे। मैं तो कह रहा हूं मुखबरी, और मुखबरी किसको कहते हैं? ये तो कहते हैं कि हमारे तैयार हो जाओ भाई, एकदम तुम बदला लेते तो बड़ा खेल हो जाता, हमें भागना नहीं पड़ता। राकेश पांडे, मैं तो आपकी हर डिबेट में बैठता हूं, पर बीजेपी से सवाल करो, मैं आपसे बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। आप मेरे से जगदीश जी एक लाइन दूंगा, एक लाइन और सर, बस एक लाइन जगदीश जी एक लाइन सर, फिर आप ही के पास एक लाइन, बस एक लाइन बोलूंगा। आपने कहा ना हम आ रहे हैं, ये कह देना गद्दारी और मुखबिरी है, तो मुझे याद है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले राहुल गांधी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और राहुल गांधी ने कहा था कि जो भी दोषी हैं, गद्दार हैं, उनको मारा जाएगा, और यह फैसला नरेंद्र मोदी को करना है। हुंकार तो उन्होंने भरी थी, और हम सबने सीना चौड़ा करके कहा था कि देखो ये एलओपी की हुंकार है, और होनी भी चाहिए। सब कह रहा था, पूरा देश कह रहा था घुसकर ठोकेंगे। वो गद्दार तो भाई मारो गद्दारों को, जो कह के आया था पाक की मदद लेना पूछ। राकेश पांडे जी, गद्दारों को मारो, हम कब कह रहे हैं मत मारो, मोदी जी को मारना चाहिए गद्दारों को। अब गद्दार कौन है, ये भी कोई राजनीतिक खेल थोड़ी है। वो भारत के पाकिस्तान को बता दे, मुखबरी कर दे, वही गद्दार। और ये तो सीधा सीधा कह, हमने पहले कर दिया था भाई, अलर्ट करने। ये कैसा युद्ध था समझ में नहीं आया। अच्छा, या फिर सीज फायर कैसा था? अगर आप युद्ध नहीं लड़ रहे थे, सर, आपको तो सीज फायर भी नहीं, सीज फायर के बाद गोले नहीं, आपको तो सर्जिकल स्ट्राइक भी नहीं समझ में आई थी, एयर स्ट्राइक भी नहीं समझ में आई थी, आतंकियों ने धर्म पूछकर मार दिया था, ये भी आपको समझ में नहीं आया। समझ में नहीं, आपके मुख्यमंत्री को, आपकी पार्टी के नेता को ये भी समझ में नहीं आया था कि युद्ध लड़ क्यों रहे हैं, युद्ध लड़ने की जरूरत क्या है? भाई भारत को ना तो सर्जिकल स्ट्राइक समझ में आई, नहीं, ना ये युद्ध समझ में आया। सब सदमे में भारत ने देखा, हमारे 44 जवान, हमारे 28 नागरिक, भारत ने देखा। और अब आप लाइन पर आए हैं, ठेकेदार है। अब आप सर 4, 5 साल 6 साल पुरानी वाली लाइन पर आ गए हैं जगदीश शर्मा जी, जिनकी अब रुक जाइए। ठीक है सर, सिंदूर की बात ही नहीं है। हाँ ठीक है सर, बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर की बात नहीं है। एक मिनट वापस, मैं आपकी बात से सहमत हूँ जगदीश जी, ऑपरेशन सिंदूर की बात नहीं है। 1 मिनट और दे दो जरा। रुक जाइए कपिल जी, आता हूँ सर, बाकी सबके पास भी चला जाऊं। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। अब राजीव जेटली, युद्ध लड़ो। हाँ ठीक है सर, तो युद्ध लड़ो। 71 का युद्ध भी सीज फायर नहीं करना चाहिए था, 2 ही टुकड़े क्यों 4 टुकड़े कर देना चाहिए था। 93,000 जो वापस घुस ही गए थे तो 93,000 क्यों वापस किए? कहना चाहिए था पीओके दे दो, पीओके दे दो, फिर 93,000 छोड़ेंगे। 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन नहीं देनी चाहिए थी। मैं गलत हूं तो दुरुस्त करिएगा। अब रुक जाइए, रुकिए सर, रुकिए। राजीव जेटली, एक लाइन जगदीश शर्मा ने ठीक कह दी कि बात ऑपरेशन सिंदूर की नहीं है। बात यह है कि ना तो सर्जिकल स्ट्राइक समझ में आई, ना तो एयर स्ट्राइक समझ में आई, और ना तो अब ऑपरेशन सिंदूर ये घुसकर मारना इन्हें समझ में आया। अरे अपनी बुद्धि के हिसाब से तो समझेंगे ये। राजीव जेटली, जब बुद्धि नहीं है तो कहां से समझेंगे? अरे भाई इस महामानव को थोड़ा चुप रखो अपनी बात। क्यों चुप रखो? मैं अपनी भाषा कहूंगा, मेरे को भी अधिकार है बोलने का। तुम उनको चुप रखते हो जो देश के खिलाफ रोज बोलते हैं। तुमने मनीष शंकर को चुप रखा, मुझे पता है। दूसरों की जबान बंद करना चाहते हो। तुम इमरजेंसी लगाने वाले हो। अरे तुम इमरजेंसी लगाने वाले हो, तुम दूसरे की जबान बंद करना चाहते हो। ये देश की आवाज बोल रहा हूं मैं। महामानव, तुम जैसे चमचों की नहीं बोल रहा हूं, पारिवारिक गुलामों की नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, ठीक है, मेरी आवाज पारिवारिक गुलामों की आवाज। मैं आ रहा हूं बीच में, मैं आ रहा हूं बीच में। अरे रुक जाइए जगदीश शर्मा जी, यहाँ कहां पारिवारिक गुलाम क्या गुलामी कर जाके परिवार की, यहाँ महामानव सब देखने के लिए मैं बैठा हूं। कपिल जी रुक जाइए सर, भारत को बांटने वाले रुक जाइए। राजीव जेटली की बारी है, राजीव जेटली को बोलने दीजिए। राजीव जेटली बोलिए। अरे रुकिए जगदीश जी, प्लीज सर, प्लीज प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसका मतलब समझिए रिक्वेस्ट का। रुक जाइए। राकेश जी, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि 1 वे ट्रैफिक हुआ करता था, इसको 2 वे ट्रैफिक में हमने बदला है। इन्होंने कहा कि भारत के समझ में नहीं आया। भारत के समझ में आया, क्योंकि भारत ने इस देश के अंदर मात्र 2 सालों के अंदर 605 जाने गंवाई अपनी, वो भी टेररिस्ट अटैक के अंदर। और ये 2 साल थे, ये 2005 से लेकर 2008 के बीच के थे। और आज ये देखिए, जब जब टेररिस्ट अटैक हुआ, हमारे लाजपत नगर में हुआ, दिल्ली के अंदर दिवाली के मौके पे बम ब्लास्ट हुए, उस टाइम पे क्या रिएक्शन थी कांग्रेस की कि ये जो बायलैटरल टॉक है हमारी चलती रहेंगी। उसके बाद अहमदाबाद में ब्लास्ट हुआ, हैदराबाद में ब्लास्ट हुआ। कौन सा देश का ऐसा हिस्सा था? मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हुआ, मुंबई में ब्लास्ट हुआ, मुंबई में अटैक हुआ। मतलब टोटल मिला के आप देखें
लगभग 650 लोगों ने जान गंवाई, लेकिन दूसरी तरफ पे बातें चल रही थी कि हमारी टॉक्स चलती रहेंगी और कुछ टाइम के लिए हम उसको बंद करेंगे। अब टू वे ट्रैफिक किसे कहते हैं? टू वे ट्रैफिक किसे कहते हैं? जब हमें हमारे ऊपर किसी तरीके से, पहले तो आप देखिए 2 साल में 650 लोग गंवा दे, और दूसरी तरफ अगर कोई अटैक हो भी जाए इमीडिएटली उसका रिस्पॉन्स देना। और ये सेना बार बार, डीजीएमओ बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे थे कि हमने कहां कहां स्ट्राइक किया। तब तक तो सब कुछ ठीक था। तब तक कांग्रेस के राहुल गांधी जी बोल रहे थे भाई आप और करिए, और करिए, बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री का डिसीजन, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम आतंकवाद का जड़ से सफाया करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हमने इस देश के अंदर ये बात कांग्रेस को अब समझ लेनी चाहिए कि इस देश का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके सब एक साथ खड़े थे। और जब ये 650 जवानें गई तो इनके अटैक केवल इसलिए नहीं होते थे क्योंकि इनको लगता था तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, इससे कहीं इस देश का मेरा वोटर ना खराब हो जाए। अरे भाई वो अगर मार के जा रहे हैं तब भी हम उनके खिलाफ अटैक नहीं करेंगे, वो भी किसी एक को खुश करने के लिए। तो आज देखिए इनकी आंखें खुल जानी चाहिए, इनकी आंखें खुल जानी चाहिए कि इस देश का मुसलमान हमारे साथ खड़ा होकर पाकिस्तान पे स्ट्राइक करने की बात कर रहा था। ये डर अपने अंदर से निकाल देते ना। अगर आपने तुम भारत के ठेकेदार कब से हो गए? बीच में भारत लगाए रखते हो, बीच में नहीं बोला। भारत थी, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। भारत थी तुम्हारे लिए और भारत कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। ठीक है जगदीश जी रुक जाइए, मुझे ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। प्लीज प्लीज, जिसकी बारी है वो बोले। राजीव जेटली अपनी बात 30 सेकंड में फिर पूरी करिए, फिर कचरा जी आपके पास आ रहा हूं। नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा हूं, ये क्यों चिल्ला रहे हैं बीच में? नहीं, अब नहीं बोलेंगे सर, सुनना क्यों नहीं चाहते हैं? बोलिए भाई, आतंकवादी अटैक हुआ कि नहीं हुआ आपकी सरकार में? हुआ ना, 650 जवानें गई ना। क्या करा आपने? कौन सी ऐसी स्टेटमेंट थी जो पाकिस्तान के खिलाफ आपने करी? अरे आप तो दस्तावेज लेकर दुनिया में घूमते रहे, उस टाइम क्यों नहीं मारी अटैक? ये सिर्फ सेना के खिलाफ स्यापा करना जानते हैं और कुछ नहीं जानते। मुसलमान ये सिर्फ अपनी छाती पीटना जानते हैं, स्यापा करना। इस देश का अग्निवीर कहां थे? इस देश का मुसलमान, इस देश का मुसलमान आतंकवाद नहीं चाहता है। आपने किसको खुश करने के लिए आतंकवादियों को बार बार एक ट्रैफिक दिया, 1 वे ट्रैफिक? आइए हमें मारिए, आइए हमारी मार्केट में आइए, आइए हमारी ट्रेन में आइए, ठीक है, मैं आगे बढ़ता को भून दीजिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। जरा 1-2 लोग अभी तक नहीं बोले। कंचना जी, आपकी पार्टी के किसी कोई प्रतिक्रिया मैंने अभी तक देखी नहीं है, इस पर कोई आई हो? क्या कांग्रेस देश के विदेश मंत्री को गद्दार कह रही है? आप लोग इस स्टेटमेंट के साथ हैं कि अपने आप को अलग करते हैं? मुझे बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए राकेश जी, कई बार मैं इस टॉपिक पर आपके डिबेट में बैठी हूँ और हमने साफ कहा है, चाहे वो तेजस्वी जी बोले हो, चाहे वो मनोज झा जी बोले, या मैं जब बैठी हूँ आपके डिबेट में साफ बोली हूँ कि इस देश का हर एक नागरिक, चाहे वो पक्ष में हो चाहे वो विपक्ष में हो, आज